क्या शाहरुख खान ने भाजपा से हाथ मिला लिया है? क्या शाहरुख खान ने भाजपा के सामने मौन समर्पण कर दिया है? क्या शाहरुख खान पिछले 10 सालों में बीजेपी आईटी सेल के द्वारा उन्हें जिस तरह से सोशल मीडिया में ट्रोल किया गया वो भूल गए हैं? क्या शाहरुख खान ने भाजपा के नेताओं की वो तीखी टिप्पणियां भुला दी हैं जो उनके खिलाफ समय समय पर की गई हैं? दरअसल ये सारे सवाल जो है पिछले कुछ दिनों से उठ रहे हैं जब शाहरुख खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देखा गया। सोशल मीडिया में कई लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी कि शाहरुख खान जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो वहां पहुंचे। हालांकि और भी फिल्मी सितारे पहुंचे थे, लेकिन लोगों को उनका बुरा नहीं लगा। शाहरुख खान की उपस्थिति कई लोगों को खली, और ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि भाजपा की पिछली 2 सरकारों ने अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं किया जैसा कि उसका वादा था। इसके अलावा शाहरुख खान के कई फैंस भी इन लोगों में शामिल हैं जिनका मानना है कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी जो है शाहरुख खान को जो है बेवजह जो है समय समय पर निशाने पर लेती रही है। और सबसे खास बात, शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जिस तरह से एनसीबी ने गिरफ्तारी की थी, ड्रग्स का जो पूरा मामला था जिसमें वो बाद में बरी हो गए, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये राजनीतिक वजहों से किया गया था। शाहरुख खान और उनके परिवार को परेशान करने के लिए ये सारा जो है षड्यंत्र रचा गया था। और एक खास गौर करने वाली बात यह कि साल 2023 में शाहरुख खान ने जब फिल्म पठान के साथ जबरदस्त कमबैक किया तो उस समय भी उनकी फिल्म को लेकर और उनकी फिल्म का जो गाना था बेशरम रंग, उसको लेकर जो है खूब विवाद हुआ। शाहरुख को ट्रोल किया गया, उनकी फिल्म को ट्रोल किया गया। और आप गौर करें कि शाहरुख की फिल्म को, पठान को जो इतनी बड़ी सफलता मिली, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की ये सोच थी कि एस्टेब्लिशमेंट या सरकार जो है उन्हें जिस तरह से परेशान कर रही है तो हम उनके पीछे खड़े होते हैं। शाहरुख खान उनके लिए उस वक्त जो है वो रियल हीरो के तौर पर थे जो सरकार का सताया हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो सरकार के कदमों से सहमत नहीं थे, बहुत सारे लोग जो शाहरुख खान के जबरदस्त फैन है देश विदेश में, उन्होंने एक तरह से उन्हें पूरा सपोर्ट किया और कहा कि सरकार भले ही आपके खिलाफ हो मगर हम आपके साथ खड़े हैं। और पठान के बाद जवान, वो भी उतनी ही बड़ी हिट हुई। तो इस तरह से शाहरुख का जबरदस्त कमबैक हुआ। और इन बातों को जबकि ज्यादा वक्त भी नहीं बीता है, शाहरुख खान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जब नजर आए तो ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी। वास्तव में गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय को, पिछले आप कुछ सालों को उठा कर देखें तो ये बहुत साफ दिखता रहा कि शाहरुख खान भले ही राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक कलाकार हैं, लेकिन ये माना गया कि भाजपा और उसके लोग जो हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट चेहरे की तरह जो है वो सामने आए। भले ही इसमें उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी, वो पर्दे के पीछे थे। और सच बात तो ये है कि साल 2019 से लेकर साल 2023 तक के लगभग 4 साल जो हैं जब बीजेपी की सरकार थी तो शाहरुख खान तो पर्दे के पीछे ही थे। उन्होंने 2023 में कमबैक किया, उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई, वहां भी ये बात सामने आई कि भाजपा और उनके लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो इसके विरोध में लोग जो है वो शाहरुख खान के साथ आकर खड़े हो गए। बहुत सोशल मीडिया पे भी लिखा गया और मीडिया में, और मीडिया के एक बड़े वर्ग ने भले ही इसे प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लिखा लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इस तरह की चीजें आती रहीं। और इसी साल अप्रैल में कारवां मैगजीन में इरम आगा की एक रिपोर्ट छपी शाहरुख खान और बीजेपी का जो पूरा समीकरण है उसको लेकर, और जिसका टाइटल था शाहरुख खान की मौन बगावत। तो उन्होंने इस पूरे आर्टिकल में इसी बात को एस्टेब्लिश किया कि किस तरह से शाहरुख जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर रहे लेकिन लोगों का सपोर्ट उन्हें मिलता रहा। और इन्हीं दोनों बातों के बीच में शाहरुख खान एक बार फिर से बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे के रूप में उभर कर आए। इस रिपोर्ट में इरम आगा ने तमाम वो सारे फैक्ट्स दिए हैं जो ये बताते हैं कि शाहरुख खान के खिलाफ किस तरह से जो है भाजपा और उसके नेता जो हैं समय समय पर टिप्पणियां करते रहे। उनके खिलाफ भाजपा और हिंदूवादी कार्यकर्ता जो हैं वो मैदान पर उतरते रहे। इरम आगा ने अपनी रिपोर्ट की शुरुआत जिन तथ्यों के साथ की है वो मैं आपको बताता हूं, आप सुनिए। इरम आगा ने लिखा है, 14 फरवरी 2016 की सुबह अहमदाबाद के हयात रीजेंसी के बाहर लगभग 10 लोगों का एक झुंड मंडरा रहा था। जल्द ही उन्होंने जय श्री राम और शाहरुख खान हाय हाय के नारे लगाते हुए होटल की पार्किंग में पत्थरबाजी शुरू की और खान की एक गाड़ी के शीशे को चकनाचूर कर दिया। इसके तुरंत बाद वे घटनास्थल से भाग खड़े हुए। इस मामले में होटल के सुरक्षा अधिकारी की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के 7 कार्यकर्ताओं को दंगा करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन पुलिस को खबर मिली कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा के सदस्य होटल के बाहर खान का पुतला जलाने की फिराक में है, जिसके मद्देनजर पूरे इलाके की घेराबंदी कर 17 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। इस घटना के 3 महीने पहले खान के 50वें जन्मदिन के मौके पर समाचार चैनल इंडिया टुडे पर प्रसारित एक ट्विटर टाउन हॉल में पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने उनसे पूछा था कि क्या देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। खान का जवाब था, देश में काफी असहिष्णुता है, लोग अब बिना सोचे समझे अफवाहें उड़ाने लगे हैं। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं,
हम वह देश हैं जो शायद पिछले 10 वर्षों से उम्मीद से कहीं बढ़कर उन्नति करने की कगार पर है। हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, हम प्रगति की बात करते हैं, हम नए भारत की बात करते हैं और हम बस बात करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि युवा कभी इस तरह की असहिष्णुता का पक्ष नहीं लेंगे। उन्होंने कहा एक देशभक्त का एक धर्मनिरपेक्ष इंसान न होना सबसे संगीन अपराध है। इसी रिपोर्ट में इरम आगा ने आगे लिखा, जल्द ही मामले ने तूल पकड़ा। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि खान भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में है। बीएचपी की प्राची ने उन्हें पाकिस्तानी एजेंट कहा। गोरखपुर से भाजपा सांसद और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि खान को याद रखना चाहिए कि अगर समाज में एक बड़ा जनसमूह उनकी फिल्मों का बहिष्कार करता है तो उन्हें एक सामान्य मुसलमान की तरह सड़कों पर भटकना पड़ेगा। उन्होंने खान पर आतंकवादियों की भाषा बोलने का आरोप लगाया। लश्कर तैयबा के संस्थापक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शाहरुख खान और हाफिज सईद की भाषा में कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह से ये सारी टिप्पणियां जो हैं इरम आगा ने अपने आर्टिकल की शुरुआत में ही, अपनी रिपोर्ट की शुरुआत में ही दर्ज की और इसके बाद फिर वो बताते चले गए कि किस तरह से शाहरुख खान पर जो है भाजपा के और उसके नेताओं के और उसकी आईटी सेल के हमले होते गए, किस तरह से उस दौर में शाहरुख खान की फिल्में फ्लॉप होती गई, फिर वो पर्दे के पीछे चले गए। 4 साल तक उन्होंने लंबा ब्रेक लिया और फिर साल 2023 में जो है पठान के साथ उन्होंने जबरदस्त वापसी की। लेकिन इस जबरदस्त वापसी के बाद जो है शाहरुख खान जिस तरह से मोदी जी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए, उसने कई लोगों के मन में सवाल पैदा कर दिया है कि शाहरुख ने क्या जो है सरकार के साथ हाथ मिला लिया है। दरअसल इसी बीच एक और ऐसी खबर आई जिसने कई लोगों को चौंकाया। शाहरुख खान अपने पिता के नाम पर मीर फाउंडेशन चलाते हैं। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी और अब जब सरकार बनी उसके कुछ दिन पहले ही जो है शाहरुख खान का जो एनजीओ है मीर फाउंडेशन, उसको विदेशों से चंदा प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय का लाइसेंस मिल गया है। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत आता है और हालांकि शाहरुख का अकेला एनजीओ नहीं है, इसमें 174 एनजीओ जो हैं उनको क्लियरेंस दिया गया है कि जो है वो फॉरेन फंडिंग ले सकते हैं। लेकिन ये क्लियरेंस जिस समय पर आया है उसने भी कई लोगों के मन में जो है आशंका का बीज बो दिया है और कुछ एक बातें और रोचक ढंग से निकल के आई। कई लोगों का यह भी मानना है कि शाहरुख खान की पठान और जवान भले ही बड़ी हिट फिल्म थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था, जो कि इस चुनाव से पहले के 2 चुनावों में जबरदस्त रूप से चला है, तो पठान और जवान जो है उन्हीं दोनों मुद्दों को जो है वो सपोर्ट करती है। और पठान की जहां तक बात है वो तो शुरुआत ही उसकी जो है कश्मीर से अनुच्छेद 370 जो हटाया गया है वहां से शुरू होती है कि पाकिस्तान की आर्मी का जनरल है, उसे जैसे ही ये खबर पता चलती है तो वो कहता है कि मैं बदला लूंगा और कश्मीर हमारा है, वही सारी चीजें वहां से फिल्म में घटनाएं शुरू होती है और एक तरीके से वो 370 के समर्थन में वो हीरो, उसकी टीम और वो पूरा मिशन जो है पाकिस्तानियों को ठिकाने लगाने का, उनको पराजित करने का, वो सारा शुरू होता है। जॉन अब्राहम की एंट्री, तो खैर पूरा मामला फिल्मी हो जाता है। इसके अलावा आप जवान को भी देखेंगे तो पूरी तरह से राष्ट्रवादी फिल्म है वो। और रोचक बात यह है कि वो फिल्म शुरू भले इस समय होती है, लेकिन सेना के हथियार खरीदी के मामले में जिस तरह से दलाली की बात वो करती है तो वो पिछली सरकारों का दौर था, वो इस सरकार की बात नहीं करती। तो कई सारे लोग अब धीरे धीरे ये भी कह रहे हैं कि वास्तव में अगर आप गौर से उन फिल्मों को देखें तो शाहरुख खान जो है वो वर्तमान सरकार को ही सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। शाहरुख खान के साथ इस सरकार की नजदीकी को लेकर हालांकि खुद शाहरुख और उनकी टीम ने इस बात का खंडन किया था, लेकिन इसी साल की शुरुआत में उस समय खलबली मच गई थी जब बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर यह दावा किया था कतर ने जिन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को छोड़ा है जो उनकी जेलों में कैद थे, उसके पीछे जो है जब भारत का विदेश मंत्रालय जो है वो उसके प्रयास नाकाम हो गए तो शाहरुख खान जो है वो बीच में पड़े और उनकी वजह से जो है भारत उन पूर्व नौसैनिकों को जो छुड़वा पाने में, उनकी सजा को जो है वो रद्द करा पाने में कामयाब हुआ था। तो ये उन्होंने दावा किया था। तो दावा इतना सनसनीखेज था कि तत्काल ही शाहरुख खान की टीम जो है वो सामने आई और उन्होंने इस बात का खंडन किया कि इस पूरे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। शाहरुख खान ने भले ही कभी नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई टकराव है, एस्टेब्लिशमेंट से उन्हें किसी तरह का खतरा है या डर है, लेकिन आप याद कीजिए कि जब पठान की कंट्रोवर्सी चल रही थी, फिल्म रिलीज होने वाली थी जनवरी 23 में, तब दिसंबर 2022 में कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल जो होता है वहां पर उसके उद्घाटन के मौके पर जब शाहरुख खान पहुंचे थे तो उन्होंने जो भाषण दिया था तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। शाहरुख खान ने कहा था कि दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं और आप जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब जिंदा हैं। और शाहरुख खान यही नहीं रुके थे, उन्होंने कहा था कि आज के वक्त में सोशल मीडिया द्वारा एक कलेक्टिव नैरेटिव गढ़ा जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था नेगेटिविटी सोशल मीडिया के यूज को बढ़ाती है, इसके अलावा इसकी कॉमर्शियल वैल्यू बढ़ती है। इस तरह की कहानियां हमें भटकाने और बांटने का काम करती है। शाहरुख ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो हमें पॉजिटिव रहना है, नकारात्मक सोच से दूर रहना है। और शाहरुख खान के इतना बोलते ही
नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो है जबरदस्त तालियां गूंज उठी थी। वहां और भी फिल्मी सितारे थे। तो शाहरुख ने कभी डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन शाहरुख की इन बातों को यही समझा गया कि वो इनडायरेक्टली जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर अटैकिंग हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या शाहरुख को वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तीसरा शपथ ग्रहण समारोह है उसमें नहीं जाना चाहिए था। सच्चाई यह है कि शाहरुख डायरेक्टली जो है किसी भी तरह से पॉलिटिकल नहीं है। ये अलग बात है कि गांधी परिवार के साथ पूर्व में उनकी नजदीकियां जो है वो देखी गई हैं। गांधी परिवार के सदस्य जो है वो मन्नत उनके घर मुंबई में आते जाते दिखाई दिए हैं। शाहरुख की उनके साथ तस्वीरें हैं, वो दिल्ली में उनसे मिलते रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, शाहरुख खान जो है वो कलाकार है और साथ ही साथ बिजनेसमैन है। तो कलाकार और बिजनेसमैन दोनों ही नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह से सत्ता के साथ जो है टकराव की मुद्रा में आए। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि अगर शाहरुख खान को निमंत्रण मिलता है तो उन्हें वहां जाना चाहिए। इसके अलावा वो कहीं ना कहीं एक कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, वो बॉलीवुड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ऐसे में भी भले ही उनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक एम्बेसडर के तौर पर, एक कल्चरल और फिल्म एम्बेसडर के तौर पर उनकी मौजूदगी जो है वहां जरूरी है, उन्हें वहां पर होना चाहिए। लेकिन फैंस जो होते हैं वो फैंस होते हैं, और इसके अलावा चीजें कभी भी जो है बहुत लीनियर ढंग से नहीं चलती हैं, बहुत लेयर्ड होती हैं। तो आपको जो है जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, सोशल लाइफ में होते हैं, एक बड़े कल्चरल फिगर होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों को एक साथ संभालना पड़ता है। तो इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो है जो पिछले कुछ सालों में शाहरुख खान का कमबैक हुआ है उसके बाद में शाहरुख जो है अब एक बदले हुए व्यक्ति हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं, वो किसी तरह की समझौते की मुद्रा में आ गए हैं, या फिर आने वाले दिनों में ऐसा देखने मिलेगा कि जो उनका क्रिटिसिज्म होता था, जो बीजेपी का आईटी सेल था, वो जिस तरह से उनके पीछे नजर आता था, अब वो नहीं होगा। चीजें सत्ता और शाहरुख के बीच में चीजें जो हैं अब बदल चुकी हैं, पहले वाले इक्वेशन नहीं रहे हैं, एक नया इक्वेशन जो है वो तैयार हुआ है। क्या इससे शाहरुख खान की इमेज पर कोई फर्क पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।